गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सप्लाई कंसेप्ट पर। इससे पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर में आपको डिमांड एनालिसिस पर लेक्चर दिया था और उसी के अगेंस्ट आज प्रोडक्शन के संदर्भ में हम सप्लाई पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आपने डिमांड कंसेप्ट को, डिमांड का मीनिंग, डिमांड को इफेक्टेड या प्रभावित करने वाले कारक, मांग फलन, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन, मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, इस तरह की अवधारणाओं का अध्ययन आपने किया। उसी कंसेप्ट पर सप्लाई कंसेप्ट चलेगा, पूर्ति की अवधारणा चलेगी, जिसमें हम सबसे पहले पूर्ति का मीनिंग देखेंगे। देखिए, ये साधारण सी बात है कि पूर्ति का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की बाजार में उपलब्धता देना, उस पदार्थ की पूर्ति कहलाती है। तो यहाँ हम यदि स्लाइड के अनुसार बात करें तो किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें विक्रेता विभिन्न संभावित कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार रहता है। मतलब विक्रेता जो होता है, यह वस्तु को उत्पादित करने वाला जो उत्पादक है, उसके द्वारा एक निश्चित कीमत पर बाजार में वस्तु को बेचने के लिए जिस कीमत पर वो तैयार रहता है वो वस्तु की पूर्ति कहलाती है। मांग की भांति पूर्ति भी किसी समय की अवधि तथा कीमत से जुड़ी होती है। कहने का मतलब यहाँ समय की अवधि को भी इसमें शामिल किया गया है कीमत के साथ। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार यदि अपन बात करें तो वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर बिकने के लिए की जाती है वो वस्तु की पूर्ति कहलाती है। जिस प्रकार आपने मांग मात्रा और मांग का अर्थ अलग अलग किया था, उसी प्रकार पूर्ति मात्रा और पूर्ति का अर्थ भी अलग हो सकता है। संभावित कीमत पर की जाने वाली पूर्ति पूर्ति कहलाती है और निश्चित कीमत पर की जाने वाली पूर्ति पूर्ति मात्रा कहलाती है। छात्रों, अब हम इसके बाद सप्लाई फंक्शन की बात करें, जिसमें पूर्ति फलन, फलन जो होता है दो चरों के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। जिस प्रकार आपको मांग फलन बताया था कि मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध मांग फलन कहलाता है, उसी प्रकार पूर्ति मात्रा और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध जो होगा वो पूर्ति फलन कहलाता है। तो पूर्ति फलन से अभिप्राय पूर्ति की मात्रा व उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध पूर्ति फलन कहलाता है। QX, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, QX इज फंक्शन ऑफ FP, T, TP, O, E और N, ये एक फलन है यहाँ पर। इसमें QX जो है ये पूर्ति मात्रा है, जो फलन में बाईं ओर दिया हुआ है वो पूर्ति मात्रा है। F संबंध का सूचक है। FP का मतलब है फैक्टर प्राइस, साधन कीमत, क्योंकि पूर्ति जो है वो साधन की कीमत से प्रभावित होती है। T का मतलब यहाँ टेक्निक्स है, टेक्निक्स मेजर फैक्टर पूर्ति का। तकनीक में सुधार होने पर सप्लाई बढ़ जाता है, तकनीक में कमी आने पर या घटिया तकनीक होने पर सप्लाई घट जाता है। TP जो है ये टैक्स पॉलिसी है, कर नीति इसको कह सकते हैं। सरकार के द्वारा उत्पादन संबंधित कर नीति बनाई जाती है। यदि वो प्रोत्साहन करने की होती है तो पूर्ति बढ़ता है, और यदि हतोत्साहन करने की होती है तो पूर्ति घट जाता है। तो टैक्स पॉलिसी भी पूर्ति को प्रभावित करता है। इसके अलावा O से ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, फर्मों के उद्देश्य, और इसके अलावा E से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी लिया गया है, आर्थिक वातावरण। जितना अच्छा इकोनॉमिक माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, सप्लाई प्रोत्साहित होती है, और यदि आर्थिक वातावरण ठीक नहीं होता है किसी इकाई का तो सप्लाई बाधित हो जाती है। और N का मतलब है फर्मों की संख्या। छात्रों, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं ये पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों के साथ पूर्ति का एक निश्चित संबंध है, इसलिए हम कह सकते हैं पूर्ति मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध पूर्ति फलन कहलाता है। अब पूर्ति फलन की यदि हम बात करें आगे, तो पूर्ति फलन दो प्रकार का होता है। जैसे मांग फलन भी हमने दो प्रकार से पढ़ा है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, उसी प्रकार पूर्ति फलन भी दो प्रकार से होता है, व्यक्तिगत पूर्ति फलन और बाजार पूर्ति फलन।
तो व्यक्तिगत पूर्ति फलन में एक फर्म के द्वारा दी गई पूर्ति मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध व्यक्तिगत पूर्ति फलन कहलाता है। और बाजार में समग्र फर्मों द्वारा दी गई पूर्ति मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध बाजार पूर्ति फलन कहलाता है। तो व्यक्तिगत पूर्ति फलन में एक फर्म की बात करते हैं हम, एक फर्म द्वारा दी गई पूर्ति की बात करते हैं, जबकि बाजार पूर्ति फलन में हम समग्र फर्मों की द्वारा दी गई पूर्ति की बात करते हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत फलन से अभिप्राय है व्यक्तिगत पूर्ति मात्रा व उसको निर्धारित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध व्यक्तिगत पूर्ति फलन कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति मात्रा व उसको नियोजित करने वाले कारकों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, यही व्यक्तिगत पूर्ति फलन कहलाता है। अब व्यक्तिगत पूर्ति फलन से हम इसको व्यक्तिगत तालिका भी बना सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति फलन के संबंध को एक तालिका के रूप में हम निरूपित करेंगे, एक तालिका के रूप में संबंध को हम प्रदर्शित करेंगे तो वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका बन जाता है। छात्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली मुख्य बात यही है कि मांग फलन में या मांग तालिका में मांग मात्रा और कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। मतलब कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत के घटने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ति जो कारक है इसमें पूर्ति मात्रा और कीमत के बीच में सीधा संबंध होता है। इसका मतलब ये कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पूर्ति भी बढ़ती जाती है। यह तालिका एक विक्रेता के पूर्ति फलन को स्पष्ट करती है। एक विक्रेता किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार है उसे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। छात्रों, गौर कीजिएगा, स्लाइड पर तालिका बनी हुई है जिसमें दो कॉलम लिए गए हैं। पहले कॉलम में प्राइस लिया गया, दूसरे कॉलम में पूर्ति मात्रा ली गई है। अब आप देखिएगा, कीमत 1 होने पर पूर्ति मात्रा 10, कीमत 2 होने पर पूर्ति मात्रा 15 है, कीमत 3 होने पर पूर्ति मात्रा 20 है, कीमत 4 होने पर पूर्ति मात्रा 25 है और कीमत 5 होने पर पूर्ति मात्रा 30 है। तो यहाँ जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा को भी बढ़ाया जा रहा है। देखिए छात्रों, यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्ति तालिका की। तो पूर्ति तालिका में जो संबंध आपको जनरेट किया गया है उसमें सीधा बताया गया है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। ऐसे हम बाजार पूर्ति फलन की बात कर लें तो जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की है कि बाजार पूर्ति जो होती है वो समग्र फर्मों द्वारा बाजार में दी गई पूर्ति होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध बाजार पूर्ति फलन कहलाता है। बाजार पूर्ति फलन वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार फर्मों द्वारा अलग अलग कीमतों पर जितनी फर्में होती हैं कि द्वारा पदार्थ को बेचने का संबंध अर्थात कीमत व विभिन्न फर्मों द्वारा पूर्ति मात्रा को फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहा गया है। छात्रों, यहाँ देखिएगा, इसमें कहा गया है स्लाइड में कि बाजार पूर्ति फलन वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार फर्मों द्वारा, अनेक फर्में हैं इसमें, पदार्थों को बेचने का संबंध अर्थात कीमत व विभिन्न फर्मों द्वारा पूर्ति मात्रा का फलनात्मक संबंध पूर्ति फलन कहलाता है। अब इसी पूर्ति फलन की अवधारणा को यदि हम तालिका के रूप में निरूपित करते हैं तो फिर वो बाजार पूर्ति तालिका बन जाती है। बाजार पूर्ति तालिका जो होती है वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिकाओं का क्षैतिज योग होती है। अलग अलग फर्मों की जो पूर्ति होती है उसको हॉरिजॉन्टल समेशन यदि हम सम करेंगे, जोड़ेंगे उसको, तो उस समग्र जो पदार्थ का पूर्ति आएगा वो बाजार पूर्ति तालिका के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ जिस प्रकार आपने व्यक्तिगत तालिका बनाई है उसी प्रकार अलग अलग फर्मों की आप बाजार पूर्ति तालिका भी बना सकते हैं। बाजार की सभी फर्मों द्वारा विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल कितनी मात्रा बेचने को तैयार है, इसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। तो अलग अलग फर्मों के द्वारा जो मतलब पूर्ति की जा रही है बाजार के अंदर उसका समग्र योग यदि हम कर लेते हैं, एक साथ उसको हम योग कर लेते हैं तो वो बाजार पूर्ति तालिका बन जाती है। छात्रों, स्लाइड में देखिएगा, तालिका का निरूपण किया गया है और उसमें विभिन्न प्रकार के कॉलम जो बनाए गए हैं उनमें अलग अलग फर्मों की पूर्ति ली गई है और फिर एक साथ उनको समग्र जोड़ा गया है। आप गौर से इसमें देखिएगा, पहले कॉलम में हमने प्राइस लिया है, प्राइस हमने रखा है पहले स्तर पर 1, दूसरे पर 2, 3, 4, 5 कीमतें रखी हमने।
इसके अलावा व्यक्तिगत फर्म हमने अलग अलग 3 कॉलम में व्यक्तिगत फर्में लिए हैं, ए फर्म, बी फर्म और सी फर्म। ए फर्म जो पूर्ति दे रही है 1 रुपये कीमत पर वो 5 दे रही है, 2 पर 10 दे रही है, 3 पे 15 दे रही है, 4 पर 20 दे रही है और 5 पर 25 दे रही है। इसी प्रकार इसी कीमत पर बी फर्म की जो पूर्ति है वो 20, 40, 60, 80 और 100 है। और इसी कीमत पर सी फर्म की जो पूर्ति है वो है 30, 50, 70, 100, 110। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। तो छात्रों, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो बाजार पूर्ति तालिका होती है वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिकाओं का क्षैतिज योग होती है। क्षैतिज योग का मतलब समानांतर योग यदि हम इसका करें, हॉरिजॉन्टल समेशन करें, तो ए, बी और सी 3 फर्मों की पूर्ति अलग अलग दी हुई है और इनकी एक एक कीमत पर यदि हम इनको करेंगे तो बाजार पूर्ति में ए प्लस बी प्लस सी तीनों की पूर्ति को जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ जो यदि हम एक एक फर्म का कीमत के साथ अध्ययन कर रहे हैं तो वो तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका हो गया, और यदि हम तीनों फर्मों की पूर्ति को एक कीमत के साथ अध्ययन करेंगे तो वो आपका हो गया बाजार पूर्ति तालिका। तो जैसे देखिएगा 5, 20 और 30 ये व्यक्तिगत समेशन हो जाएगा तीनों फर्मों का, ए प्लस बी प्लस सी, ये 55 हो जाएगा। तो 1 रुपये कीमत होने पर बाजार पूर्ति हो गई 55। फिर हम जोड़ लेंगे 10, 40 और 50, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 3 रुपये कीमत की बात करते हैं फिर इसमें जोड़ लेंगे हम 15, 60 और 70, ये 145 हो जाएगा। फिर हम जोड़ लेंगे 20, 80 और 100, ये 200 हो जाएगा। और लास्ट 5 रुपये कीमत पर हम जोड़ लेंगे 25, 100, 110, 235 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बाजार पूर्ति तालिका का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, इन्हीं तालिकाओं को यदि आप रेखा चित्र में बदलते हैं तो पूर्ति वक्र भी फिर 2 प्रकार से हो गया। एक व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जो एक निश्चित कीमत पर व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति को प्रदर्शित करेगा, और उसी प्रकार बाजार पूर्ति वक्र जो निश्चित कीमत पर अलग अलग फर्मों की पूर्ति को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ आप आसानी से इसी तालिका को चित्र के रूप में निरूपित करेंगे तो वो पूर्ति वक्र बन जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पूर्ति के संदर्भ में कीमत और पूर्ति का जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए पूर्ति वक्र का जो ढाल होगा वो भी धनात्मक बनाया जाएगा। अब इसमें हमने पिछले अध्याय में हमने जो मांग विश्लेषण किया था उसमें मैंने आपको डिमांड करवाया था, और डिमांड में मैंने आपको डिमांड कर्व जो बनवाया था वो नेगेटिव बनाया था, ऊपर से नीचे ढाल वाला बनवाया था। अब ये पूर्ति और कीमत के बीच में सीधा संबंध होता है, इसलिए पूर्ति वक्र का जो ढाल होगा वो धनात्मक होगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो चित्र में स्पष्ट किया गया है कि पदार्थ की कीमत व व्यक्तिगत फर्म की मात्रा का रेखीय स्वरूप, रेखा के रूप में स्वरूप जो हम कर रहे हैं वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। अब चित्र को देखिएगा आप, ओ एक्स अक्ष पर हमने मात्रा लिया है, ओ वाई अक्ष पर कीमत को लिया है, और सीधे तौर पर ऑरिजिन से ऊपर की ओर हमने एक सीधी रेखा डाली है, जो एस एस है वो पूर्ति वक्र बन जाएगा। तो यहाँ एक फर्म की पूर्ति और कीमत का जो संबंध है वो धनात्मक स्लोप पर बताया गया है, यही व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाएगा। इसी प्रकार हम बाजार पूर्ति वक्र की बात भी कर सकते हैं। बाजार पूर्ति वक्र में अनेक फर्मों की पूर्ति को समाहित करेंगे। अब उसको हम अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, ए फर्म का अलग, बी का अलग, सी का अलग, या हम तीनों का जोड़कर एक साथ भी बना सकते हैं। तो ये हमें अपनी सुविधा के अनुसार बनाना है। तो उसमें तीनों की पूर्ति को यदि आप एक साथ लेते हैं तो एक चित्र बन जाएगा, और यदि तीनों की पूर्ति को आप अलग अलग लेते हैं तो उसमें फिर 3 रेखाएं आप खींचकर बाजार पूर्ति वक्र बना सकते हैं। पदार्थ की पूर्ति व विभिन्न फर्मों की पूर्ति मात्रा का रेखीय स्वरूप अर्थात व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। अब देखिएगा छात्रों, यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं उसमें पहले 3 व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्र बनाए गए हैं, ए फर्म का, बी फर्म का और सी फर्म का, और फिर तीनों का क्षैतिज योग कर लिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो बाजार पूर्ति वक्र बन रहा है चौथे डायग्राम में जाकर, वो थोड़ा सा उसका स्लोप कम हो रहा है, क्योंकि तीनों फर्मों का जब आप योग करेंगे तो मात्रा उसमें बढ़ रही है, इसकी वजह से उस वक्र का जो ढाल है थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम 2 प्रकार से फलन किया है हमने, एक व्यक्तिगत पूर्ति फलन और दूसरा बाजार पूर्ति फलन। दोनों की तालिका हमने की,
दोनों के चित्र हमने किए। तो एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पूर्ति फलन से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ति मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध पूर्ति फलन कहलाता है। या आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत पूर्ति फलन किसे कहते हैं, इसकी तालिका बनाइए, इसका चित्र बनाइए। या बाजार पूर्ति फलन किसे कहते हैं, इसकी तालिका बनाओ या चित्र बनाओ। तो यहाँ इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा पढ़ें। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं पूर्ति मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। छात्रों, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। कई बार 3-4 नंबर में पूछ लिया गया है ये कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइएगा। तो जैसा कि मैंने पूर्ति फलन में विभिन्न प्रकार के कारकों की आपसे चर्चा की है, चाहे उसमें आप साधन कीमत की बात कर लें, चाहे आप तकनीक की बात कर लें, चाहे आप कर नीति की बात कर लें, चाहे फर्मों की संख्या की बात कर लें, आप आर्थिक वातावरण की बात कर लें, फर्मों के उद्देश्यों की बात कर लें, आप वो सारे कारक पूर्ति मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि जो पूर्ति मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ की कीमत। पदार्थ की कीमत का मतलब है ये वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पर रेखा चित्र बनाकर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे कीमत बढ़ती है वस्तु की, वैसे पदार्थ की पूर्ति भी बढ़ जाती है। और बढ़ी हुई कीमत पर प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता उस पदार्थ की पूर्ति को बढ़ाना चाहता है लाभ कमाने के लिए। इसलिए कह सकते हैं हम पदार्थ की कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध है, या पदार्थ कीमत पूर्ति मात्रा को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। पदार्थ की कीमत व पूर्ति मात्रा के बीच सीधा संबंध, अर्थात कीमत के बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ेगी व कीमत के घटने पर पूर्ति मात्रा घट जाती है। इसके साथ हम दूसरा जो बिंदु है वो संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं। संबंधित वस्तुओं में आपकी स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं आती हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी पदार्थ की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। यदि किसी पदार्थ के संबंधित पदार्थ की कीमत बढ़ती है तो उस पदार्थ की पूर्ति मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगला हमारा जो बिंदु है वो है साधन कीमत, फैक्टर प्राइस। उत्पादन करने के जो साधन है जिनसे उत्पादन किया जाता है, यदि उनकी प्राइस में परिवर्तन आता है, यदि साधन की प्राइस महंगी होती है, बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर पदार्थ की लागत बढ़ जाएगी, जिससे पूर्ति मात्रा कम हो जाएगी। और साधन की कीमत यदि सस्ती होती है तो पदार्थ कीमत भी सस्ती हो जाएगी, जिससे पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। तो साधन की जो कीमत है वो भी पूर्ति मात्रा को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। उत्पादन में साधनों की कीमतें बढ़ने पर पदार्थ की पूर्ति कम हो जाती है तथा साधन की कीमत कम होने पर पदार्थ की पूर्ति बढ़ जाती है। सरकार की नीति। सरकार की नीति की यदि हम बात करते हैं तो सरकार उत्पादन को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने पर समय समय पर अलग अलग प्रकार से नीति बनाती है। जैसे हम वर्तमान में जो किसान के लिए किसान बिल जो दिया है सरकार ने, अब उसके पीछे किसानों का जो विरोध है वो सरकार की नीति का एक हिस्सा होगा। अब इससे किसान उसका विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पदार्थ की पूर्ति पर या कृषि संबंधी उत्पादन पर, खेतीबाड़ी पर, फसलों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि किसान के काम करने का समय है और वो इस नीति का विरोध करने में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो सरकार यदि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसी बनाती है तो उत्पादन बढ़ जाता है, और यदि सरकार उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए नीति बनाती है तो उत्पादन घट जाता है। तो सरकार पूर्ति मात्रा को राजकोषीय नीति के माध्यम से, अब यहाँ राजकोषीय नीति नया शब्द है, तो राजकोषीय नीति भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है। राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? तो सरकार के द्वारा जो कर, अनुदान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण की जो नीति बनाई जाती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। तो सरकार इसके द्वारा नियंत्रित करती है। यदि सरकार को उद्योगों को प्रोत्साहन करना है तो वह कर नीति में संकुचन कर देती है, उसमें कमी कर देती है। ठीक है। एमएसपी को जैसे बढ़ा देती है, एमएसपी का जो मुद्दा चल रहा है उससे किसानों को प्रेरणा मिलती है और किसान ज़्यादा प्रोत्साहन उत्पादन करते हैं। या एमएसपी को घटा देगी सरकार तो किसानों को कम मूल्य मिलेगा, तो किसान निश्चित तौर पर कम उत्पादन करेंगे। तथा पूर्ति कम करने के लिए कर नीति
का विस्तार कर देती है, तो करों को बढ़ा देती है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज अपनाई जाती हैं वो भी सीधे तौर पर पूर्ति मात्रा को प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करते हैं भविष्य के अनुमान। भविष्य के अनुमान भी पदार्थ की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। भविष्य में किसी पदार्थ की कीमत ज़्यादा मिलने की संभावना है तो वर्तमान पूर्ति बढ़ जाएगी, और यदि भविष्य में किसी पदार्थ की कीमत कम मिलने की संभावना है तो पूर्ति घट जाएगी। जैसा कि आपने प्याज में देखा होगा कि किसान को वर्तमान में प्याज के बहुत अधिक भाव मिले, इसलिए किसान ने संभावना जताई कि शायद आने वाले समय में प्याज के भाव और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, तो किसान ने प्याज का उत्पादन बढ़ा दिया। और जब वर्तमान में प्राइस किसान को नहीं मिलती है तो फिर पूर्ति को क्या करता है, कम कर देता है। तो भविष्य में पदार्थ की कीमत बढ़ने की संभावना वर्तमान पूर्ति बढ़ाती है, जबकि कीमत कम होने की संभावना वर्तमान पूर्ति को क्या कर देती है, कम कर देती है। प्रौद्योगिकी या तकनीक में सुधार, टेक्निक्स जो है वो भी पूर्ति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यदि तकनीक श्रेष्ठ होगी, सुधरी हुई होगी, तो उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगा, और तकनीक यदि घटिया है, श्रेष्ठ नहीं है, तो उत्पादन घट जाएगा। तो इसमें हम बात करें तकनीकी सुधार व पदार्थ की पूर्ति में सीधा संबंध होता है, अर्थात श्रेष्ठ तकनीक पदार्थ की पूर्ति को बढ़ाती है। फर्मों की संख्या, जितनी अधिक फर्में काम करेंगी उतना अधिक उत्पादन बढ़ेगा, और जितनी कम फर्में उत्पादन में लगी होंगी उतना उत्पादन कम हो जाएगा। तो फर्मों की संख्या सीधे तौर पर पदार्थ की पूर्ति को प्रभावित करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पदार्थ की पूर्ति बढ़ती है तथा फर्मों की संख्या कम होने पर पदार्थ की पूर्ति घट जाती है। फर्म के उद्देश्य क्या है? उत्पादन को बढ़ाना है या उत्पादन को कम करना है। यदि बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ेगा, और यदि उत्पादन को कम करना है तो उत्पादन घट जाएगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, यदि फर्में उत्पादन को बढ़ाने का उद्देश्य लेकर चलती हैं तो पूर्ति मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि फर्म उत्पादन को संकुचित रखने का उद्देश्य रखती हैं तो पूर्ति मात्रा में कमी हो जाती है। छात्रों, ये 7-8 बिंदु मैंने आपको बताए, और उसमें निश्चित तौर पर आप इन बिंदुवार इनको आप अपनी कॉपी में लिखकर और उनको अच्छे से आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम आगे जो हम बात करेंगे वो पूर्ति के नियम की बात करेंगे, पूर्ति विवर्तन की बात करेंगे। ये मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। अब हम आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।